क्या इंडियन मार्केट ने लास्ट वीक एक टॉप एरिया क्रिएट कर दिया है, या फिर अगर अभी भी मार्केट में रैली बची है तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे हमें आने वाले समय में ध्यान रखना चाहिए, ये सब बात करेंगे आज की इस वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले एक बार इंडियन मार्केट के चार्ट्स देखते हैं, देन उसके बाद ग्लोबल चार्ट्स देखेंगे एंड अपना एक प्रॉपर व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम अभी आ चुके हैं। अब इसमें अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हो तो लास्ट 2-3 हफ्ते से हम ऊपर जा रहे थे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात भी करी थी। बट इस हफ्ते अगर आप देखोगे तो एक अगर वीकली चार्ट पे देखते हो तो कहीं ना कहीं हमें बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली है, जो कि आपने सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत बार सुन लिया होगा कि इस हफ्ते वीकली चार्ट्स खराब बने हैं। इसके हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि क्या ये सच में खराब है या फिर बिहाइंड द चार्ट्स कुछ और चीज है। डेली चार्ट पे एक बार हम चलते हैं। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट 2 हफ्ते हमने वीडियो नहीं करी थी, कुछ रीजंस थे जो मैंने शेयर करे थे टेलीग्राम पे। बट अभी अगर आप देखते हो तो यहाँ के आसपास हम छोड़कर गए थे लास्ट टाइम, वहां से हमारी यही बात हुई थी कि हम अभी के लिए फिलहाल ऊपर ही जाने चाहिए। उसके बाद अगर हम दोबारा कभी वापस आएंगे तो देखेंगे। बट जैसे हम चलना शुरू हुए थे तो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करा था कि इस पर्टिकुलर राइज में कहीं ना कहीं 1-2 चीजें मिसिंग है, जो कि स्पीड था, कि इसमें स्पीड मिसिंग है, जो कि स्पीड से ये ऊपर नहीं जा रहा है। तो जब भी कोई चार्ट कोई एक ट्रेंड में निकलता है तो वहां पे स्पीड होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्पीड मिसिंग होती है तो चांसेस होते हैं कि वो या तो फेक ब्रेकआउट करेगा और वापस आ जाएगा, या फिर वो ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो वैसा ही हमने कुछ देखा, इसमें एक मतलब ब्रेकआउट सा देखने को मिला लोगों को, लाइक 25,000 के आसपास थोड़ा बहुत हम ऊपर गए, बट ज्यादा टाइम वहां पे हम रुक नहीं पाए और लास्ट हफ्ते में हम जाते जाते वापस कहीं ना कहीं नीचे को आना शुरू हो गए। अब उसका सबसे पहला साइन बेसिकली क्या था कि जब आप इस नीचे वाले ट्रेंड से मतलब इस लो से लेकर यहां तक एक ट्रेंड लाइन लगाओगे तो वो बेसिकली कल के दिन यहां पे ब्रेक हुई। और जैसे ये ब्रेक हुई थी तो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि ये जो मोमेंटम कम वाला ऊपर का एक मूव चल रहा था, ये कंफर्म हो चुका है कि अभी ये एक ट्रेंड नहीं था। देखो 2 ही चीजें होती हैं जब भी आप किसी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, जैसे एक और एक ये पॉइंट को हमने कनेक्ट करा। अब इसके बाद जब अगर मार्केट यहां से ऊपर चलनी शुरू हो गई है, मतलब मार्केट का मतलब प्राइस, तो प्राइस अब यहां से ऊपर चलना शुरू हो गया है, तो अब 2 ही सिनेरियोज हो सकते हैं जिसमें ये वापस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। सबसे पहला सिनेरियो क्या होता है कि ये जो मूव शुरू हुई थी, मतलब इस ट्रेंड लाइन पे इसने इस जगह पे आसपास सपोर्ट लिया, उसके बाद जो यहां से ये मूव शुरू हुआ था, या तो वो मूव खत्म हो जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, या फिर दूसरा सिनेरियो होता है कि ये जो मूव शुरू हुआ था ये एक्चुअल में जेन्युइन मूव अभी था ही नहीं, ये सिर्फ एक करेक्टिव बाउंस था और अभी एक एक्चुअल जो लो है वो हमें मिलना है और उसके बाद एक नया मूव शुरू होगा। सो आई होप आपको दोनों सिनेरियोस क्लियर हो गए। अब सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सिनेरियो की कि क्या ये ट्रेंड खत्म होने वाला सिनेरियो है। मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि ये जो ट्रेंड यहां से शुरू हुआ था वो खत्म हो गया है और अभी हमने उसकी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है और अभी एक हम करेक्शन शुरू करने वाले हैं। मेरे हिसाब से दूसरा वाला सिनेरियो यहां पे ज्यादा सेट बैठता है कि ये जो अभी हम यहां से ऊपर गए थे, लाइक 24,000 के आसपास हमने जो लो लगाया इस जगह पे, उसके बाद हम ये जो ऊपर 25,300 तक गए हैं, ये एक्चुअल में एक जेन्युइन मूव था ही नहीं, ये सिर्फ एक करेक्टिव राइज था। मतलब ये जो हम यहां से गिरे थे ये उसका एक बाउंस था और अभी एक नया लो हमें मिलना है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट अभी के लिए सिनेरियो क्या बन रहा है कि यहां से जो हम गिरना शुरू हुए हैं लाइक 18-19 जुलाई के आसपास से, अभी हम उसी वाले एक पूरे करेक्टिव फेज में चल रहे हैं जो कि यहां तक अभी चल रहा है। तो दैट मींस हमें एक व्यू क्लियर हो गया कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म जब हम देख रहे हैं, मतलब अगले 5-6 दिन 10 दिन के लिए देख रहे हैं जब, या बिल्कुल वीकली एनालिसिस जब कर रहे हैं, तो उस केस में फिलहाल के लिए हमें चार्ट पे कोई बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं दिख रही है। ठीक है, बेयरिशनेस कितनी है कितनी नहीं है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बुलिशनेस फिलहाल नहीं है जितनी यहां पे थी। यहां पे हमें दिख रहा था कि रिट्रेसमेंट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बाहर नेगेटिव माहौल भी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार यहां से ऊपर की साइड पे टर्न ले लेगी। वही हमने देखा, मार्केट ने ऊपर की साइड पे मूव दिया, बट उस मूव में मोमेंटम मिसिंग था, तो इसलिए वो सारे का सारा एक करेक्शन में तब्दील हो गया। इस चीज की अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूं तो मैं आपको 2023 में लेके चलता हूं, अगस्त सितंबर के आसपास, मतलब बिल्कुल 1 साल के आसपास पीछे। यहां पे भी अगर आप देखोगे तो यहां से बेसिकली अगर आप ट्रेंड लाइन लगाते हो इस जगह से, तो ये एक मूव शुरू हुआ था ऊपर का। अब उसके बाद यहां पे इसमें भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी जैसा अभी हुई है, मैं आपको बिल्कुल कंपेयर करके दिखाता हूं। देखो यहां पे जैसे ये वाले ट्रेंड की ब्रेक हुई, यहां पे हुई थी बेसिकली इस वाले ट्रेंड की, इस जगह पे ब्रेक हुई थी। अब यहां पे 2 ही सिनेरियोस थे कि ये जो मूव आया है लाइक यहां से लेकर अराउंड 19,200 से लेकर ये 20,200 तक का, या तो इस ट्रेंड लाइन ब्रेक के साथ वो मूव खत्म हो चुका है, या फिर एक्चुअल में ये सारे का सारा मूव नकली था और अभी एक्चुअल मूव शुरू ही नहीं हुआ है ऊपर का।
तो यहां पे भी हमने बात करी थी, उस समय मैं लाइव आता था, मैंने उस समय भी शेयर करा था कि मेरे हिसाब से अभी एक्चुअली हम एक पूरी करेक्शन में हैं। अब ये करेक्शन कहां से शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी इस जगह से। सो इसमें भी बेसिकली देखो ये पूरा सिनेरियो बना था कि ये पूरी की पूरी एक करेक्शन बनी थी और उसके बाद फिर हम ऊपर चलना शुरू हुए थे। ठीक है, यहां पे कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था, ये सिर्फ एक फेक मूव था और ट्रेंड लाइन ब्रेक के साथ हमें वो पता चल गया था कि ये ऊपर का एक फेक मूव है, अभी नीचे के करेक्शन होनी बाकी है। वो करेक्शन जब हो जाएगी उसके बाद फिर हम दोबारा ऊपर चलेंगे। तो उस केस में क्या हुआ था, ये करेक्शन हुई, उसके बाद फिर हमें एक नया लो मिला इस जगह पे ये, तो फिर ये हमारी ट्रेंड लाइन बनी थी। और उसके बाद अगर आप देखो तो इलेक्शंस के आसपास हमने उसी जगह पे सपोर्ट ली थी बाद में उसी के आसपास। तो अब इस केस में भी क्या चीज हो सकती है, मतलब अगर तो देखो ये वही है कि अगर ये यहां पे अभी फेक मूव ही था तो उस केस में फिर क्या होगा, उस केस में हमें यहां पे एक और नया लो मिलेगा। मतलब लो जरूरी नहीं कि इसके नीचे ही मिले, ये जो 23,900 का लेवल बना है ना, जरूरी नहीं है इसके नीचे लो मिले, हो सकता है इसके ऊपर भी मिले। लाइक यहां से अगर मैं ट्रेंड लाइन लगाऊं तो हो सकता है यहां पे मिल जाए, लाइक 24,400, 24,500, 24,600 कहीं पे भी मिले, लेकिन एक लो मिलेगा जिसके बाद दोबारा एक ऊपर का मूव शुरू होगा और उसके बाद फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी, जैसे इस जगह पे ब्रेक नहीं हुई। आप देखोगे यहां पे जब हम ट्रेंड लाइन लगाए नई वाली तो वो आज तक ब्रेक नहीं हुई है, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ अब एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। जैसे आप देखो ये हुआ था। सो आई होप आपको सिनेरियो क्लियर हो गया, एक कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया कि अभी हम मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं। फिलहाल के लिए हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है ये वाली, जो कि क्लियर एक साइन है कि फिलहाल उतनी पॉजिटिविटी नहीं है। लेकिन उसी के साथ इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ठीक है ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, चार्ट में उतनी बुलिशनेस नहीं है, लेकिन क्या बेरिशनेस है या नहीं वो भी देखना जरूरी है। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि बस आप हर चीज को शॉर्ट कर दो और कल ही जाकर सारा अपना पोर्टफोलियो बेच दो। आपको थोड़ा सेंसिबली काम करना होता है, ये भी देखना होता है कि डाउन साइड कितनी है। तो अगर डाउन साइड भी लिमिटेड है, मतलब यहां से सिर्फ 200-300 पॉइंट गिरने की जगह है, तो फिर मैं ज्यादा पैनिक क्यों करूं। ठीक है, तो आज का जो सिनेरियो उसके हिसाब से बेसिकली इतनी ही जगह है। अभी मैं आपको आगे लेकर चलूंगा, समझाऊंगा, बट ऐसा नहीं है कि 24,800 से आप 23,000 आ जाओगे या 22,000 आ जाओगे, वैसा सिनेरियो नहीं है। 24,850 से हम 24,400, 24,500, 24,300 उतना ही आ सकते हैं मेरे हिसाब से। तो अगर उतनी ही जगह है तो फिर ज्यादा पैनिक करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जब आप आज से मतलब 10 दिन 15 दिन बाद जाकर देखोगे ना, तो मेरे हिसाब से आपको कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलने वाला है कि एक ये पूरी रेंज बनी है, मतलब यहां पे हम पहले नीचे गिरे, फिर थोड़ा ऊपर गए, फिर वापस नीचे गिरे और फाइनली हमने यहां से ऊपर की मूव शुरू कर दी। तो अगर रेंज ही बनने वाली है तो फिर ज्यादा पैनिक करने की क्या जरूरत है कि अपना पोर्टफोलियो बेचना है या फिर शॉर्ट करना है, तो वो चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाउन साइड पे ज्यादा लेवल्स मेरे हिसाब से आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक बार मूविंग एवरेजेस लगाकर मैं आपको बताता हूं, उसमें अगर आप देखते हो तो 50 की एवरेज आ रही है, लाइक 24,500 के आसपास। लास्ट टाइम भी हमने 50 के एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था, तो इस बार भी हम कहीं ना कहीं 50 के एवरेज के आसपास सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ एक्सट्रीम सिनेरियो होता है तो उस केस में फिर 100 की एवरेज जो है वो सपोर्ट बनती है, लेकिन आज की डेट में वो 23,800 के आसपास आ रही है और मेरी जितनी समझ कहती है मेरे हिसाब से हम वहां पे नहीं जाने चाहिए। देखो चार्ट वाइज वो लेवल है, जैसे आपको याद होगा जब हम आज से 1 महीना पहले यहां पे थे तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि चार्ट वाइज हम 23,600 भी आ सकते हैं। उस समय 23,600 का लेवल था, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको उसी समय बताया था कि वहां पे आने की संभावना सिर्फ 4 से 5% है। आज की डेट में भी सेम चीज है कि चार्ट वाइज हम 23,800 तक आ सकते हैं, लेकिन वहां पे जाने की जो संभावना है ना वो हार्डली 10% है। ठीक है, 5% तो नहीं है इस बार, लेकिन हाँ 10% के आसपास है। लेकिन 90% संभावना यही है कि हम इन्हीं लेवल्स को संभाल लें, लाइक 24,400 या 24,300 क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, इंट्राडे में थोड़ा बहुत नीचे जाएंगे वो मैटर नहीं करता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे हम हो सकता है इन्हीं लेवल्स को संभाल लें। तो 90% संभावना ये है और 10% संभावना सिर्फ यहां पे जाने की है। अब किस संभावना पे प्ले करना है किस पे नहीं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो मैंने बता दिया। चार्ट वाइज ये लेवल भी आ सकता है, लेकिन मेरी समझ के हिसाब से ये लेवल फिलहाल नहीं आएगा। अब वीकली चार्ट पे जो बेरिश एंगल्फिंग बनी है, तो दिख तो सबको रही है कि बेरिश एंगल्फिंग बन गई, और कुछ जो मतलब बिल्कुल नए सीखे हुए लोग हैं वो इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये डबल टॉप बनने की तैयारी हो रही है। ठीक है, तो वो एक बिल्कुल अलग सिनेरियोज हैं। बेरिश एंगल्फिंग बनी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बेरिश एंगल्फिंग की आगे कंफर्मेशन नहीं आएगी। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जब यहां पे भी एक नेगेटिव कैंडल बनी थी, यहां पे भी बेरिश कैंडल बनी थी, उससे पहले भी बनी हुई है। तो ये मेरा फिलहाल भी मानना है कि इस बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का ज्यादा रोल नहीं है। तो अब ज्यादा रोल अगर नहीं है, लेकिन चार्ट पे थोड़े नीचे के लेवल हैं, लाइक 24,400 24,500 के लेवल हैं, वहां तक मार्केट जा सकती है। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में जनरली ये होता है कि मार्केट हफ्ते के पहले 1-2 दिन
थोड़ा गिरावट दिखा सकती है। मतलब मान लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक मार्केट ने नीचे 24,400 24,300 या जहां भी मार्केट को जाना है, मान लो 24,000 भी जाना है, वो मार्केट एक बार जाएगी, एकदम से पैनिक बनाएगी थोड़ा सा, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते तक मार्केट दोबारा इन्हीं लेवल्स के आसपास आ जाएगी, लाइक 24,700 24,800 या फिर इवन इससे भी ऊपर, ताकि वीकली कैंडल खराब ना बने। या आपने हो सकता है 1-2 हफ्ते पहले भी देखा था जब यहां पे हुआ था। तो ऐसी चीजें कई बार होती हैं, क्योंकि वीकली सेटअप मार्केट को फिलहाल मेरे हिसाब से खराब नहीं बनाना है। अगर तो वीकली सेटअप खराब बनना है तो फिर सिंपल सी चीज क्या होने वाली है कि ये जो लो बना हुआ है लाइक 23,900 के आसपास का, सीधा इससे नीचे क्लोजिंग मिलेगी आपको इस हफ्ते, ये जो आने वाला वीक है इससे नीचे मार्केट जाके क्लोज कर देगी। तो दैट मींस फिर काम खत्म हो गया, फिर तो एक बार के लिए मतलब आप समझ सकते हो कि ये चार्ट खराब बन गया। लेकिन मुझे पर्सनली जितना भी चार्ट मैं देखता हूं, मुझे लगता नहीं कि ये चीज होने वाली है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही स्नैरो फिट बैठ रहा है अभी के लिए कि हफ्ते के शुरुआत में 1-2 दिन हो सकता है हम गिरावट दिखाएं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के आसपास तक, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते तक हम रिकवरी दिखाकर वीकली कैंडल अच्छी बना देंगे अपनी, मतलब अच्छी का मतलब डोजी बना देंगे या फिर नीचे से कोई रिवर्सल वाली कैंडल बना देंगे। लेकिन नेगेटिव कैंडल ज्यादा आपको मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगी इस हफ्ते भी। तो बियर्स के लिए अभी भी थोड़ी सी वेट एंड वॉच वाली स्थिति है मेरे हिसाब से, उनको ज्यादा खुश होने वाली जरूरत नहीं है। तो इस कैंडल को हम अगले हफ्ते दोबारा आके ट्रैक करेंगे। कैंडल खराब बनी है वो बिल्कुल सही बात है, बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी खराब बनी है, कोई अच्छी तो कैंडल बनी नहीं है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया कंफर्मेशन आना जरूरी होता है, उससे अगले हफ्ते कैंडल खराब बनती है या नहीं बनती है वो देखना जरूरी होता है। तो एक बार दोबारा अगले हफ्ते देखेंगे तो फिर थोड़ी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख सकते हो ज्यादा इसमें भी कुछ नेगेटिव हुआ नहीं है, ये जो लॉस बने थे वो दोबारा रिटेस्ट हो सकते हैं और कोई इसमें खराबी नहीं है। आज की डेट में भी ये 50% की रिट्रेसमेंट के ऊपर ही काम कर रहा है, इसमें भी ऊपर जाने में मोमेंटम की कमी थी। तो जब भी कोई प्राइस जो है ऐसे डोजीज बना बना के ऊपर जा रहा है तो उसमें वापस आने की संभावना होती है, और वही हमने कल के दिन होता देखा है। लेकिन अभी के लिए इसका चार्ट भी कोई नेगेटिव नहीं है। मंथली कैंडल्स अभी फिलहाल ज्यादा रेलेवेंस रखती नहीं है, अभी पूरा महीना पड़ा है। वीकली कैंडल खराब बनी है, बट अगेन कंफर्मेशन आएगी तो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन इसकी कैसे आएगी कि ये जो 2 कैंडल्स बनी हुई हैं, ये जो लॉस बने हुए हैं, इसके नीचे जाकर अगर वीकली क्लोजिंग आनी शुरू होती है, मतलब थोड़ा ज्यादा नीचे जाकर, मतलब मान लो यहां पे आ जाती है 39,300 400 के आसपास, तो फिर थोड़ा नेगेटिव सिनेरियो हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। बट जब तक नहीं आती है तब तक ज्यादा दिक्कत नहीं है। सो आई होप इंडेक्स पे आपको व्यू क्लियर है, मार्केट के ऊपर व्यू क्लियर है। इस पूरे को अगर मैं कंक्लूड करूं तो सिर्फ 2 क्वेश्चंस में कर सकता हूं, ठीक है। ये पूरा आज का जो हमारा एनालिसिस है ना, या फिर आने वाले समय में भी जो इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या ये जो हमारा हाई बना है 25,330 के आसपास या 40 के आसपास, इससे ऊपर हमें मार्केट दोबारा देखने को मिलेगी या नहीं। मेरे हिसाब से 95% चांसेस हैं कि इसके ऊपर हम दोबारा जाने वाले हैं। 5% सिर्फ मैंने रिजर्व रखा है उस चीज के लिए जो कि किसी को पता नहीं होता है। कोई ऐसी न्यूज आ गई, कुछ हो गया दुनिया में जिससे एक बार के लिए हमारा टॉप बन गया, वो कभी भी हो सकता है, वो हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन 95% चांस है मेरी तरफ से कि हम इसके ऊपर दोबारा जा रहे हैं। सो आई होप आपको यह चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरी तरफ से। दूसरा सवाल यह है कि उस ऊपर जाने से पहले हम नीचे कितना आ सकते हैं, क्योंकि यह भी जरूरी है ना जानना। अब मैं आपको कह दूं कि हाँ ये लेवल कटेगा, ये तो लेवल बिल्कुल कटेगा, लेकिन आज से 4 साल बाद कटेगा, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि उस 4 साल में हो सकता है हम 25,000 से पहले 19,000 आ जाए या 18,000 आ जाए, तो फिर कोई रेलेवेंस नहीं रहता है। तो दूसरा जो सवाल है कि उससे पहले हम नीचे कितना आ सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि मेरे हिसाब से मैक्सिमम 24,000 24,100 200 वो मैक्सिमम है। ज्यादा चांसेस यही है कि हम 24,400 के आसपास तक खत्म कर देंगे, उससे ज्यादा नीचे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। 23,800 23,600 वगैरह वो मेरे किसी सिनेरियो में फिट नहीं हो रहा है। मैक्सिमम मैंने लेवल बता दिया, और जो आने की संभावना ज्यादा है, मतलब 80 to 90% चांसेस है कि वहां पे हम रुक जाएंगे, वो लेवल है 24,400 के आसपास का। वो कैसे आया कैसे नहीं वो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, मूविंग एवरेज के बेस पे बता दिया मैंने, और पूरा इस वाले सिनेरियो को देखते हुए बता दिया कि ऐसे सिनेरियोज में ज्यादातर क्या होता है। एक बार ग्लोबल इंडाइसिस पे बढ़ते हैं, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं। तो ये तो देखो आप बिल्कुल तैयारी कर चुका है, हमने बात करी हुई है कि इन लॉस के नीचे इसको जाना है। 99.5 के लॉस जो बने हुए हैं, लास्ट वीक इसने जो लो लगाया है वो अराउंड 100.5 के आसपास लगाया है, तो बिल्कुल इसकी तैयारी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे ये नीचे आ जाएगा और ये बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है। बस यहां पे थोड़ा टाइम बिता सकता है, मतलब जैसे आप देखो यहां पे पहले भी आया था दिसंबर महीने में, वहां से इसने बाउंस लिया था, अभी दोबारा वहां पे आया है, थोड़ा बहुत बाउंस ले सकता है। लेकिन बस एक बात याद रखना कि जिस तरीके का भी ये सेटअप है, ठीक है, ये सेटअप मेरे हिसाब से वही है कि ये एक डाउन साइड इसका मोमेंटम आया था, उसके बाद एक ये बाउंस चल रहा है
और इसके बाद एक नया इसका जो है वो डाउन ट्रेंड शुरू होना है, और जब भी वो शुरू होगा बहुत तेज होगा और सीधा तोड़ते तोड़ते ये इन लेवल्स के आसपास आएगा, 90 के आसपास। अब इस पूरी चीज में टाइम कितना लगेगा ना, मेरे हिसाब से उसकी बात करना कोई फायदे की चीज नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली हमें दिख रहा है कि ये नीचे ही जाने वाला है। तो 1 महीने बाद चला जाएगा, 2 महीने बाद चला जाएगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इसके नीचे जाने से किन चीजों को बेनिफिट होता है, ठीक है। तो वो थोड़ी रिसर्च आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि हर चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, उससे आपके ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो एक बार जाकर देखो कि इसके नीचे जाने से किन चीजों को बेनिफिट होता है, ठीक है। अगर ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो हम दोबारा देखेंगे, बट अभी के लिए इसमें इसके चार्ट में कोई ऊपर जाने के सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है। अभी के लिए बिल्कुल हमारे वाले तरीके से ही चल रहा है जो हमने सोचा हुआ है। एक बार गोल्ड सिल्वर देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल देखते हैं, तो देखो ऊपर ही चल रहा है, 3 डोजेस बना चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड इंटरनेशनल। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत अच्छे से ऊपर की साइड पे काम करवा रहा है, और मतलब काफी अच्छे खासे लेवल पे सस्टेन किया हुआ है। बस इस तरह के चार्ट में एक दिक्कत होती है, वो मैं आपको बता देता हूं, आज ही बता देता हूं। अभी तक वो दिखी नहीं है, लेकिन कई बार वो हो जाती है। वो बेसिकली क्या होती है कि ये जो पूरे का पूरा पैटर्न है जो यहां से चला है, मतलब अप्रैल महीने के बाद से, कहीं वो वेज में कन्वर्ट ना हो जाए। आपने वेज पैटर्न सुना होगा, कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है वेज, तो कहीं ये पैटर्न पूरा वेज में कन्वर्ट ना हो जाए। तो अगर ये वेज में कन्वर्ट हो गया तो फिर ये दिक्कत करेगा। फिर ये दिक्कत ऐसी करेगा कि यहां तक आएगा, मतलब $2300 तक। अभी 2500 चल रहा है तो 2300 तक आएगा, मतलब $200 की करेक्शन इसमें हो सकती है, फिर अराउंड 7-8% के आसपास की। लेकिन अभी तक इसके वेज में कन्वर्ट होने के कोई साइंस नहीं है, तो अभी उसकी बात करने का ज्यादा फायदा नहीं है। अभी हो सकता है यहां से एकदम से ब्रेकआउट करे और ऊपर चलना शुरू हो जाए। बस ध्यान रखेंगे कि ये अगर नीचे तोड़ना शुरू करता है तो कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उस नीचे तोड़ने में होता क्या है कि जो भी रिसेंट स्विंग्स बने होते हैं उनको ध्यान में रखना होता है कि अगर वो ब्रेक हो रहे हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये पैटर्न वेज में कन्वर्ट हो रहा है। एक बार सिल्वर चेक कर लेते हैं, इंडियन सिल्वर। सो इंडियन सिल्वर फिलहाल देखो इसमें भी कोई बुलिश अभी ज्यादा वो दिख नहीं रहा है, बट ज्यादा बेरिश भी नहीं है। तो साइडवेज एक करेक्शन चल रही है, करेक्शन को चलने देते हैं। जिस दिन भी ये करेक्शन खत्म होगी उसके बाद एक ऊपर का मूव ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर ने भी अपनी रिट्रेसमेंट अच्छे ढंग से कर ली है 61% की। तो 61% की जब रिट्रेसमेंट हो गई होती है और जो मूविंग एवरेज है वो 200 के एवरेज के आसपास आ चुका होता है प्राइस, तो फिर ज्यादा दिक्कत होती नहीं है प्राइस में इतनी। तो आई होप कि इसके चार्ट में भी कुछ ज्यादा खराबी नहीं होगी, ठीक है। इसने अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो तो ये देखो इसने अपना एक काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट किया हुआ है और उसको रिटेस्ट कर लिया हुआ है। तो बस इसके बाद इसको यहां से मेरे हिसाब से ऊपर ही जाना चाहिए। सो बढ़िया चार्ट है सिल्वर का भी। अब एक बार उस चार्ट की बात कर लेते हैं जो कि बहुत मेरे हिसाब से ना जरूरी है बात करना, और उसको आने वाले समय में भी आपको ध्यान रखना है। वो बेसिकली चार्ट है नैस्डैक का। मतलब ये मैंने उस दिन भी आपके साथ शेयर करा था पहले भी एक वीडियो में कि नैस्डैक या फिर यूएस के जो चार्ट्स हैं उसमें ना मेरे को 1% का भी मतलब कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, और 1% भी मैं उनको लेकर बुलिश नहीं हूं लॉन्गर टाइम फ्रेम में। मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम जो मैं बात करता हूं तो 5-10 साल की बात कर रहा हूं। आने वाले 5 से 10 साल भी जो है मेरे हिसाब से वो यूएस के चार्ट्स अच्छे नहीं हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट हो सकता है कि यार अगर यूएस के चार्ट्स अच्छे नहीं हैं तो फिर हमारा देश या हमारी मार्केट कैसे ऊपर जाएगी, क्योंकि पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि यूएस गिर रहा हो और हम ऊपर जा रहे हो। बट ये जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट होते हैं ना, कई बार इनको आपको समझना चाहिए। सारी उम्र ऐसा नहीं चलेगा, या आने वाले 100 साल ऐसा नहीं चलेगा कि यूएस ऊपर जाएगा जब तभी हम ऊपर जाएंगे, या फिर जब यूएस गिरेगा तभी हम गिरेंगे। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। और इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल आपके पास है 2003 से लेकर जो 2008 का हमारा बुल रन था उसको देखो। उस पूरे बुल रन में आप देखोगे कि हमारी इंडियन मार्केट्स यूएस की मार्केट्स को आउट परफॉर्म करी हैं। उन पूरे 4-5 साल में यूएस की मार्केट्स में उतना रिटर्न नहीं बना था जितना हमारी मार्केट्स में बना। तो अब अगर अगले 5 साल में भी ऐसा होता है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, या अगले 10 साल में भी ऐसा होता है तो इसलिए यूएस के चार्ट्स में बहुत बड़ी दिक्कत है। ये मैं पहले से बात करता आ रहा हूं और ये अब आपको दिख भी रही है। मतलब नैस्डैक को अगर आप देखोगे तो इसमें एक ये फॉल आया था। सबसे पहली चीज तो क्या है कि ये जो फॉल आया ये भी हमारी मार्केट से ज्यादा आया। आप देखो, ये देखो अराउंड 16% का फॉल था। अब नैस्डैक को अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो हमारे आईटी के साथ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सारे आईटी के स्टॉक्स हैं, या फिर आईटी के साथ छोड़ो, इसको आप किसी भी इंडेक्स के साथ कंपेयर कर लो हमारे देश के। आप देखोगे कि 16% का फॉल किसी भी इंडेक्स में नहीं आया है हमारे। मतलब 11 जुलाई के बाद से लेकर अगर आप देखोगे ना तो ये 16% गिर चुका था। लेकिन हमारे मार्केट में तो कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं था या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर नहीं था जो कि इतना गिरा हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसमें एक बाउंस आया, और ये बाउंस आप देखोगे तो इसका बाउंस खत्म हो गया 78% के आसपास तक। ये देखो 78% के आसपास इसका बाउंस खत्म हो गया, और उसके बाद दोबारा नीचे आना शुरू हो गया। अब कोई भी आप हमारे देश का या हमारी मार्केट का चार्ट देख लो, आपको ऐसा नहीं दिखेगा। सो ये क्लियर दिखा रहा है ना कि जो अमेरिका का इंडेक्स है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है।
तो अगर वो कर रहा है तो फिर हम कौन होते हैं उसके बीच में टांग अड़ाने वाले कि नहीं ये तो बढ़ना चाहिए, या फिर हमारी मार्केट कैसे डिफरेंटली बिहेव कर रही है। अगर हमारी मार्केट डिफरेंटली बिहेव कर रही है तो उसका कोई कारण होगा। कारण आपको आज पता नहीं चलेगा, आज आपको सिर्फ प्राइस में दिखेगा। तो प्राइस में दिख रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। सो ये जो नैस्डैक है ना बेसिकली बहुत गलत लेवल से वापस आया है और ये बिल्कुल बता चुका है कि इसको इसके नीचे जाना है। ठीक है, जब ये यहां से ऊपर गया था मेरे को उस समय भी डाउट था। लास्ट जो लाइव स्ट्रीम है, लास्ट बेसिकली जो वीडियो है वीकली मार्केट वाली, उसको जाकर देखना, मैंने उसमें भी बताया हुआ है कि चाहे ये यहां से ऊपर जा चुका है अभी के लिए नैस्डैक, लेकिन लॉन्गर रन में ये मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है। अब ये कहां से वापस आ जाएगा कहां से नहीं आएगा वो हम उसी समय देखेंगे, ये मैंने उस वीडियो में कहा था। तो अब ये वापस आना शुरू हो गया तो मतलब ठीक है, इसको आने दो वापस। सो ये जैसा भी चार्ट बना हुआ है ना, या ऐसा जो भी चार्ट होता है कि एक फॉल आया, उसका बाउंस लिया, 78% के आसपास जाकर अटका और फिर वापस आना शुरू हो गया, वो चार्ट बिल्कुल क्लियरली बता रहा होता है कि मुझे अपने पुराने लो के भी नीचे जाना है। सो इसका पुराना लो बना हुआ है यहां पे 15,700 के आसपास। सो मेरे हिसाब से 90 से 95% चांसेस बन चुके हैं कि नैस्डैक आपको आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में इसके नीचे मिलेगा। अगर आज की डेट से भी मैं देखूं तो ये कम से कम अराउंड 6% का फॉल है मिनिमम। हो सकता है यहां पे भी चला जाए, मतलब 15,000 भी चला जाए, तो 8 से 10% का फॉल आपको नैस्डैक में दिख रहा है। अब यहां पे एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी सवाल है कि अगर नैस्डैक में फॉल दिख रहा है और इवन बाकी भी, मतलब डाउ जोन्स का भी चार्ट कोई इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको डाउ जोन्स का भी दिखा देता हूं। बस डिफरेंस क्या है कि डाउ जोन्स अपने हाई के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, मतलब नैस्डैक 78% के आसपास ही रहा, लेकिन डाउ जोन्स अपने हाई के आसपास जा चुका था, लेकिन ये भी रिटर्न आना शुरू हो गया। तो अब ये भी रिटर्न आना शुरू हुआ है तो ये भी यहां तक तो आ सकता है, मतलब 39,000 39,400 के आसपास तक। तो इसमें भी अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो 2-2.5% का फॉल है। तो अगर डाउ जोन्स में भी फॉल है, नैस्डैक में भी फॉल दिख रहा है, और मतलब इस तरीके से अगर सब कुछ दिख रहा है चार्ट में, तो हमारी निफ्टी कैसे बच जाएगी, ये सवाल आपका आ सकता है। लेकिन इसको ना आपको इसी के साथ देखना पड़ेगा कि जब नैस्डैक इतना गिरा था तो हमारी निफ्टी तो इतना गिरे नहीं। मतलब नैस्डैक आपने देखा, नैस्डैक गिरा अराउंड 16%, लेकिन हमारी निफ्टी सिर्फ 4% नीचे थी। और अगर आप डाउ जोन्स के साथ भी कंपेयर कर लेते हो, यहां से अगर आप इस हाई से देखोगे तो डाउ जोन्स तो गिरा अराउंड 7%, लेकिन हमारी निफ्टी उसी टाइम में अगर आप देखते हो तो सिर्फ 4% गिरी। तो अब अगर यहां से डाउ जोन्स 2% या 2.5% और गिरता है तो जरूरी नहीं है ना कि हमारी निफ्टी 2% ही गिरेगी। हो सकता है हम सिर्फ 1-आधा% गिरे, और वही हमने बात करी कि हम यहां से 1-आधा% मतलब 24,400 तक आ सकते हैं शायद। तो अगर नैस्डैक 10% गिरेगा तो जरूरी नहीं है कि हमें उतना गिरना है, क्योंकि पहले भी तो नैस्डैक 16% गिरा था ना, और हम सिर्फ 4% गिरे थे। और हमारा उसी टाइम पे अगर आप हमारा आईटी इंडेक्स देखते हो, क्योंकि नैस्डैक को अगर कंपेयर करना है तो सबसे अच्छा है आईटी के साथ, तो आप देखो उसी टाइम के अंदर अंदर हमारा जो आईटी है वो सिर्फ 7-8% गिरा था। मतलब नैस्डैक गिरा 16% लेकिन हम गिरे 8%। तो अब यहां से भी अगर नैस्डैक गिरता है अराउंड 8-10%, तो हो सकता है हमारा आईटी सिर्फ 3-4% गिरे। तो इसलिए हमें अपने आप को अमेरिका के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। उनके चार्ट्स खराब है वो हमें दिख रहा है, लेकिन हमारे तो खराब नहीं है ना। तो हमें तो ट्रेड अपनी मार्केट में करना है, हमें अमेरिका में ट्रेड नहीं करना है, हमें चाइना में ट्रेड नहीं करना है, हमें जापान में ट्रेड नहीं करना है। तो हम उनके चार्ट्स को क्यों देखें? ऑब्वियसली थोड़ा सा सेंस हमें मिलता है कि अगर पूरी ग्लोबल मार्केट्स में ही साइडवेज काम हो रहा है या खराबी है तो हम ज्यादा ऊपर शायद ना जा पाए, लेकिन हम गिर जाएंगे ये तो कोई सही बात नहीं है ना। तो इसलिए इन चार्ट्स को हम सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए देखते हैं। यूएस का चार्ट या नैस्डैक का हम चार्ट देख रहे हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि यूएस में खराबी है, तो हमें अपनी मार्केट में थोड़ा संभल कर काम करना है। लेकिन अपनी मार्केट में से एग्जिट कर देना है या फिर शॉर्ट कर देना है, वो किसी तरह की कोई समझदारी नहीं। सो सेक्टोरल इंडाइसेस बेसिकली आज हम थोड़े देखने वाले हैं ज़्यादा, क्योंकि आने वाले समय में कौन से सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक वो देख लेते हैं जिसकी कि हम ऑलरेडी बात करके गए थे पहले, दैट इज निफ्टी आईटी इंडेक्स। जो लोग पहले से देख रहे हैं वीडियोज उनको याद होगा, इस कैंडल के आसपास हम बात करके गए थे। उस समय 38,900 के आसपास ये था, और उसके बाद से आप देखो ये पूरा मोमेंटम आया है पिछले एक महीने के अंदर अंदर। इन जगह के आसपास से भी देखूं तो ऊपर अराउंड 10-12% के आसपास का मोमेंटम आया इसके अंदर। एज अ इंडेक्स 10% का मोमेंटम मिलना काफी अच्छी खासी चीज है। इस पूरे दौरान पूरे 1-1.5 महीने के दौरान काफी अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिली आईटी स्टॉक्स में। बट अब जिस लेवल पे आईटी आ चुका है, थोड़ा बहुत हो सकता है साइडवेज हो जाए, थोड़ा रुक जाए, क्योंकि सेक्टोरल शिफ्ट जो है वो चलता रहता है। तो आईटी में थोड़ा बहुत हो सकता है ठहराव आपको देखने को मिले। बस ये चीज का ध्यान रखना कि जब भी किसी सेक्टर में थोड़ा ठहराव आता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सारे ही स्टॉक्स रुक जाएंगे, क्योंकि जब ये ऊपर गया था तो उस समय ऐसा नहीं था कि सभी स्टॉक्स ऊपर गए होंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि इस पूरे मूव के अंदर अंदर थोड़ा कम ऊपर गए होंगे। तो अब जब ये इंडेक्स रुकेगा या फिर पूरा सेक्टर थोड़ा सा रुकेगा,
तो वो स्टॉक्स हो सकता है थोड़ा धीरे धीरे ऊपर की साइड पे चलते रहे, लेकिन बाकी जो दूसरे स्टॉक्स हों वो थोड़ा गिरते रहे। तो इसलिए सेक्टर के अंदर भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाकर देखना पड़ेगा कि इस पिछले पूरे 1.5-2 महीने में आईटी के कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि चले हैं। तो जो चले हैं वही ऑब्वियसली रुकेंगे, जो नहीं चले हैं वो हो सकता है चलते रहें थोड़ा धीरे धीरे। तो ये एक इंडेक्स है जो कि हम इसकी अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे हम ऑलरेडी बात कर गए थे, 10-12% का हमें मोमेंटम मिला। अब के लिए इसको थोड़ा साइड रखेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा गिर जाएगा, गिरने वाला सिनेरियो देखो किसी भी चीज में फिलहाल नहीं है। जिन चीजों में गिरने वाला सिनेरियो होता है उनकी मैं या तो बात ही नहीं करता हूं, या फिर अगर मेरे को चार्ट दिखता है तो मैं उसी समय आपको बता देता हूं कि ये जो स्टॉक है या ये जो इंडेक्स है ये भी गिर सकता है। उसके बाद जो हम लास्ट वीडियो में बात करके गए थे बेसिकली निफ्टी मेटल, उसको हमें मेरे हिसाब से अभी भी ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद होगा इस कैंडल पे हम बात करके गए थे 16 अगस्त को, वीडियो अभी भी यूट्यूब पे ही है। उसका स्ट्रेट लाइन में हमें अराउंड 6-7% का मोमेंटम मिला इसमें, मतलब अगले ही हफ्ते, लेकिन अभी दोबारा थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। बट ये जो इंडेक्स है बेसिकली इसको मेरे हिसाब से आपको अभी भी नजर में रखना चाहिए। ये हमारी लाइन लगी हुई है 8500 के आसपास, अगर इसके आसपास ये मिल जाए तो मतलब बहुत अच्छा है। बट अगर नहीं भी मिलता है तो भी आने वाले 6-7 महीने, 1 साल के लिए हमें, 1 साल ज्यादा है मेरे हिसाब से, आने वाले 6 महीने के लिए हमें निफ्टी मेटल को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। इसका ना एक साइकोलॉजिकल रीजन बहुत बड़ा है। वो बेसिकली क्या है, जैसे हमने अभी बात करी कि निफ्टी के अंदर हम एक करेक्शन में चल रहे हैं, तो जब भी एक करेक्शन चल रही होती है उसके बाद जब मार्केट ट्रेंड पकड़ती है ना, उसकी सबसे पहली खासियत ये होती है कि मार्केट अपने हॉर्सेस को शिफ्ट कर लेती है। ठीक है, मतलब जब वो करेक्शन शुरू हुई थी उससे पहले एक ट्रेंड चल रहा होगा, उस ट्रेंड के अंदर कुछ स्टॉक्स चल रहे होंगे, अब उसके बाद एक करेक्शन शुरू हो गई। अब वो करेक्शन क्या है कि उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में भी शुरू हुई होगी, और कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनमें पहले से करेक्शन चल रही थी। अब जब वो करेक्शन पूरी खत्म होगी इंडेक्स में, तो जिन स्टॉक्स में पहले ट्रेंड चला हुआ था, मतलब जब मार्केट पीछे ट्रेंड में थी उस समय जो स्टॉक्स ऊपर चल रहे थे ना, वो रुक जाएंगे, और जिन स्टॉक्स में करेक्शन पूरी हो गई होगी वो साथ में चलने शुरू हो जाएंगे। करंट सिनेरियो में मेरे हिसाब से यही चीज है कि मेटल इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जिसमें पैसा जाना शुरू होगा और इसकी करेक्शन खत्म होगी निफ्टी के साथ। लेकिन वो जो आईटी है या और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं उनकी करेक्शन एक्चुअल में शुरू होगी। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम आईटी में ना घुसें और हम उस चीज में घुसें जिसमें पैसा जा सकता है। ठीक है, उसमें सबसे पहला सेक्टर मेरे हिसाब से निफ्टी मेटल है जिसमें पैसा जा सकता है। अगेन कोई रेकमेंडेशन या कुछ नहीं है, मैं प्योरली आपको सिखा रहा हूं इन चीजों को सीखो समझो, ताकि आने वाले 6 महीने 1 साल बाद आप भी इन चीजों को कैच कर पाओ मेरे बताए बिना। असली मजा वो है, क्योंकि मैं सारी उम्र यहां पे नहीं रहूंगा। ठीक है, आज मैं वीकली मार्केट वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है 6 महीने बाद मैं ना बना पाऊं, तो उस समय आपको वो चीज समझ होनी चाहिए कि कैसे देखना है मार्केट को और कैसे उस चीज को समझना है। उसके अलावा एक और इंडेक्स में आपको दिखा देता हूं, वो बेसिकली हमारा है निफ्टी फार्मा। अब इसको ना चार्ट को देखते आप समझ जाओगे कि ये कहां पे है। ये देखो, अब इसमें पैसा आने वाला है या फिर इसमें से पैसा निकलने वाला है, आपके पास खुद आंसर है। देखो ये मई महीने के बाद से कहां पे चल रहा है। अभी आपने मेटल इंडेक्स देखा, मई महीने के बाद से वो गिर रहा है, लेकिन उसी पर्टिकुलर टाइम में आप देखो फार्मा इंडेक्स 19,000 से ऊपर 23,000 हो गया, मतलब 4,000 पॉइंट की मूवमेंट है। लेकिन मेटल इंडेक्स तो चला ही नहीं। तो अब अगर आने वाले समय में मेटल इंडेक्स चलेगा तो जरूरी नहीं है ना फार्मा चले, हो सकता है फार्मा गिरना शुरू हो जाए। सो इसलिए इस इंडेक्स से भी मेरे हिसाब से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। हालांकि फार्मा के अंदर कुछ स्टॉक्स हैं, मतलब अगर मेरे को गिनती से याद हो तो 4 से 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके चार्ट्स अभी भी अच्छे हैं, उनमें अभी भी मूवमेंट नहीं आई है। अब वो कौन से हैं कौन से नहीं, वो काम आपका है। ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा कि ये स्टॉक्स हैं इनको देखो, जाकर चार्ट्स देखो, फार्मा इंडेक्स खोलो, उसके सभी स्टॉक्स के चार्ट्स देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अभी भी मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि उनमें पिछले 6 महीने 1 साल में नहीं आया है ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। एक इंडेक्स में आपको और दिखाता हूं बेसिकली, वो है हमारा निफ्टी एफएमसीजी। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ ड्राइंग कर रखी है, और ये ड्राइंग मैंने ना बेसिकली अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करी हुई है इस जगह पे। मतलब आप जाकर देखना 24 जून 25 जून के आसपास कहीं ना कहीं मैंने कोई मैसेज डाला होगा टेलीग्राम पे। उस समय 56,000 पे था ये एफएमसीजी इंडेक्स। उस समय मैंने क्या लिखा हुआ है कि ये जो डिप आया है ये वेरी फर्स्ट डिप होना चाहिए एक नए ट्रेंड के अंदर। ठीक है, कहने का क्या मतलब कि ये जो मार्केट नीचे आई है, मेरे हिसाब से एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है एफएमसीजी इंडेक्स में, और ये डिप उसका पहला डिप होना चाहिए। ये मैंने उस दिन कहा था जून महीने में, और ये डिप कहां पे खत्म हुआ था, अराउंड 50% की रिट्रेसमेंट के आसपास। और आप देखो ये पहला ही डिप था, मतलब यहां से एक ट्रेंड शुरू हुआ, ये पहला डिप आया और उसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू हो गया ऊपर। और आप देखो 56,000 से इंडेक्स अराउंड 64,000 हो चुका है।
8,000 पॉइंट की मूवमेंट है, दैट इज 15% से भी ज्यादा की। ये देखो यहां से भी अगर आप देखोगे ना तो 15% के आसपास की मूवमेंट है इस इंडेक्स में। तो इंडेक्स में अगर आपको 15% की मूवमेंट मिल जाती है तो स्टॉक्स तो आप खुद हिसाब लगा लो कि कितने हुए हैं इसमें, ठीक है। यही चीज पकड़ने की जरूरत है। मेरा काम ये नहीं है कि कोई स्टॉक जब चल रहा है, भाग रहा है, मैं उस समय उसमें पैसा लगाऊं। मैं हमेशा उस समय पैसा लगाने की कोशिश करता हूं जब ज्यादा उसकी बात नहीं हो रही है, जब वो स्टॉक अपनी एक करेक्शन से बाहर निकल रहा है, ठीक है। ट्रेंड में जब वो चल रहा है, पूरा मोमेंटम उसमें भाग रहा है, उस समय पैसा लगाकर ना आप कभी भी ज्यादा पैसा नहीं बना सकते हो, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होता है। अब जब मैंने यहां पे इंडेक्स में पैसा लगाया या मान लो किसी स्टॉक में पैसा लगाया एफएमसीजी के, उस समय मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना फेवरेबल था, ठीक है। मेरे पास जाने को देखो कितना कम पैसा था, मतलब मेरी जो स्टॉप लॉस था या मेरा जो एरिया था जहां पे मैं निकल जाता वो कितना छोटा था। अब आज अगर मैं एंट्री करूंगा तो ऑब्वियसली बड़ा एरिया बनेगा, ठीक है। मैं कहां पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मेरे को कोई अच्छा एरिया नहीं दिखेगा, लेकिन यहां पे बहुत अच्छा एरिया था और वहां से अच्छा मोमेंटम भी मिला। अब यहां से भी 15% का मोमेंटम मिल जाएगा, वो जरूरी नहीं है ना, लेकिन यहां से मिल सकता था। अब मैटर कहां पे है कहां पे नहीं, वो आप समझदार हो। गलत मैं भी हो सकता हूं, ऐसा नहीं मैं गलत नहीं हो सकता हूं, लेकिन चीजों को समझने का तरीका यही है। सो ये कुछ हमने सेक्टर्स देख लिए हैं। बाकी इसके अलावा मेटल की हमने बात करी, उसके अलावा एक सेक्टर जिसका बेसिकली इंडेक्स नहीं आता है वो बेसिकली सीमेंट सेक्टर, ठीक है। तो उसको आप डायरेक्टली जाकर भी देख सकते हो, उसके चार्ट्स भी अच्छे हैं, मेटल भी ठीक है, बैंकिंग भी ठीक है। वो हम ऑलरेडी निफ्टी बैंक में बात कर चुके हैं कि बैंकिंग में भी ज्यादा जगह नहीं है, तो बैंकिंग जो है सेक्टर है वो भी एक अच्छा सेक्टर है जिसको हम आने वाले समय में बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ सीखने के लिए आप इसको समझो कि कैसे सेक्टर रोटेशन होती है, कैसे सेक्टर्स में पैसा घूमता है, इधर उधर फ्लो होता है। सो आज हमारी चार्ट्स की डिस्कशन यहीं तक थी। अभी हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, दैट इज न्यूज वाला जो सेगमेंट है। कुछ न्यूज देख लेते हैं जो कि आई हैं, जो कि आपके लिए थोड़ी जानना जरूरी है, थोड़ी मसाले वाली न्यूज है। तो चलो चलते हैं न्यूज देखते हैं। सो सबसे पहली हमारी न्यूज है, इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन MSCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। सो MSCI का ना एक बेसिकली इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है जो कि स्टैंडर्ड एक इंडेक्स है, और एक उनका इंडेक्स है MSCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स। सो उसमें इंडिया ने चाइना का ओवरटेक कर लिया है। मतलब उसके अंदर क्या है ना, उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज से बेसिकली स्टॉक्स होते हैं। जैसे हमारा निफ्टी है, उसके अंदर क्या है कि अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स हैं। इसी तरीके से जो MSCI का इंडेक्स है उसमें अलग अलग कंट्रीज के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, अलग अलग कंट्रीज के स्टॉक्स होते हैं और उनका वेटेज होता है। मान लो उसमें इंडिया के स्टॉक्स का वेटेज 5% है, चाइना का 6% है, किसी कंट्री के स्टॉक्स का जो है वो 10% है। इमर्जिंग मार्केट मतलब इमर्जिंग मार्केट जो है उनके इंडेक्स है, मतलब वो, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि सारी कंट्रीज के ही हैं, कुछ कंट्रीज के स्टॉक्स हैं। अब उसमें क्या हुआ है कि उसमें जो वेटेज है वो इंडिया का वेटेज चाइना से ज्यादा हो गया है। मतलब चाइना का वेटेज आई गेस उसमें 20% के आसपास था, बट इंडिया का जो वेटेज है वो 22 या 24% के आसपास हो चुका है MSCI इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में। सो डायरेक्टली तो देखो कोई इसमें रिलेशन नहीं है, बस हमें इससे ये पता चलता है कि हमारी कंट्री या हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अगर इतने बड़े इंडाइसिस जो हैं या जो इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं, उन इंडाइसिस में हमारी कंट्री के स्टॉक्स का वेटेज बढ़ रहा है, तो ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे जो स्टॉक्स हैं वो पूरी दुनिया को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये ना एक मतलब हार्श रियलिटी कह लो या फिर अच्छी रियलिटी है जो कि हमारे कुछ देश के लोग ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसको मेरे हिसाब से आपको चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंज है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कोई यूफोरिया चल रहा है या फिर बस ऐसे ही सब कुछ होता जा रहा है। ऑब्वियसली थोड़े बहुत ऐसे कुछ पॉकेट्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें यूफोरिया क्रिएट होता है, लेकिन मार्केट उसको ना साथ साथ में खत्म करती रहती है। आपने पीछे भी देखा है, पिछले 3-4 साल में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें यूफोरिया बना, फिर मार्केट ने उनको नीचे गिराया, खत्म किया, सब कुछ हुआ। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है ना, उसमें कुछ ना कुछ हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करो। चाहे वो DIIs वाला पैसा है, चाहे वो लोगों का अपनी मार्केट पे फेथ है, चाहे वो कुछ ऐसे रूल्स हैं जिस वजह से हमारी इंडियन मार्केट से लीवरेज खत्म हुआ है। ये जो लोग हैं ना जो कि सारा दिन सेबी को गालियां देते रहते हैं या फिर बोलते रहते हैं कि सेबी रिटेलर्स को बर्बाद करने के लिए रूल्स लाती है या फिर लीवरेज खत्म कर दी, मार्जिन खत्म कर दिया, ये वो लॉन्गर रन में एक्चुअली सभी रूल्स हमें बेनिफिट ही कर रहे हैं। जब भी किसी मार्केट में लीवरेज ज्यादा होती है ना, वो हमेशा एक टाइम बॉम्ब की तरह होती है। आप देखो क्रिप्टो में इतनी वाइल्ड मूव्स क्यों आती हैं, मतलब एक ही दिन में 20% गिर गया, एक दिन तो छोड़ो, एक घंटे के अंदर अंदर 30% गिर जाता है कोई भी क्रिप्टो। क्यों गिरता है? क्योंकि उसके अंदर लीवरेज बहुत है। जब भी लीवरेज पोजीशंस कटनी शुरू होती है ना, वो सीधा सीधा लाइन में कटती हैं, क्योंकि हर बंदा अपनी औकात से ज्यादा माल लेकर बैठा हुआ है। तो एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरे का हुआ, एक पूरी वो सीरीज बन जाती है।
ठीक है, और सभी के वो हिट होते हैं और मार्केट एकदम से वोलेटाइल हो जाती है। हमारी जो मार्केट है पिछले 3-4 साल से है, जब से ये रूल्स लागू हुए हैं, जब से लीवरेज थोड़ा कम हुआ है, जब से मार्जिन कम हुए हैं, तब से आप देखो तो हमारी मार्केट थोड़ा स्टेबल हो गई है। उसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि लीवरेज नहीं है, ठीक है। आप चाहकर भी अपनी औकात से ज्यादा माल नहीं ले सकते हो। तो अब जब आपके पास अपनी लीवरेज है ही नहीं तो मार्केट क्यों गिरेगी ज्यादा? मेरे पास 1000 रुपया है, मेरे पास 1000 रुपए के स्टॉक्स पड़े हैं, तो मार्केट क्यों गिरेगी? ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा मैं निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास 1000 रुपया है और माल मेरे पास 10,000 का पड़ा है, जैसे थोड़ा सा भी नीचे आना शुरू होगा ना, मेरा पैसा खत्म होगा, मेरा अकाउंट लिक्विडेट होगा, ठीक है, क्योंकि मैं मार्जिन तो भर नहीं पा रहा हूं अब। तो ब्रोकर क्या करेगा? मेरा वो स्क्वेयर ऑफ कर देगा मेरे से बिना पूछे। जैसे वो हुआ तो सिर्फ मेरा तो होगा नहीं, और भी हजारों लोगों का होगा। जैसे वो होगा सबके स्टॉप लॉसेस कटेंगे, वो वोलेटिलिटी जनरेट होगी, बाइंग ऑर्डर जो है वो पंच होंगे, सेल ऑर्डर पंच होंगे, पूरी वोलेटिलिटी होगी, जो कि क्रिप्टो में होता है। तो इसलिए ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे आ रहे हैं उस वजह से हमारी मार्केट्स धीरे धीरे मैच्योर हो रही हैं। तो ये न्यूज़ सिर्फ उस वजह से है, बाकी ज़्यादा तो इसका कोई रिलेशन नहीं है कि हाँ हम इसको बहुत और ध्यान से देखें। बट हाँ ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारी देश दुनिया में, हमारी मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद जो हमारी सेकंड न्यूज़ है वो बेसिकली हमारी आ रही है फेड की तरफ से। तो फेड्स विलियम सेज टाइम हैज़ अराइव्ड टू स्टार्ट रेट कट्स। सो मतलब इन्होंने बहुत ही मेरे हिसाब से लेट बयान दिया है। तो फेड वाले अब कहना शुरू हो चुके हैं कि टाइम आ चुका है कि हम रेट कट करना शुरू करें। लेकिन ये मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि मेरे हिसाब से फेड बहुत लेट हो चुका है रेट कट करने में, ठीक है। और इन्होंने अपनी इकोनॉमी को ना जानबूझकर स्लो डाउन कर लिया है। अब उसका इफेक्ट कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इन्होंने रेट कट करने में दिक्कत कर दी है, थोड़ा लेट हो चुके हैं। बट चलो, अगर अभी भी ये बोल रहे हैं कि टाइम आ चुका है तो अच्छी बात है। देखते हैं मार्केट इसको कैसे लेगी कैसे नहीं लेगी। बट मार्केट के पास एक ये भी आने वाले समय में चीज है जिसको मार्केट सेलिब्रेट कर सकती है या कुछ कर सकती है। और अभी तो आने वाले 1-2 महीने में इलेक्शंस भी शुरू हो जाएंगे वहां पे, तो बहुत सारी चीजें भी आने वाले समय में मार्केट के पास हैं जिसको कि मार्केट ना एक बहाना ले सकती है ऊपर जाने का नीचे जाने का। तो देखेंगे, आने वाला समय काफी इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान में रखेंगे। बट ये जो इनका बयान है ना, एज अ अपफ्रंट देखोगे तो बहुत अच्छा है कि हाँ इनको पता चल चुका है कि भाई अब रेट कट करने हैं। लेकिन अगर इसके अंदर जाके देखोगे तो इससे क्लियरली समझ आता है कि ये लेट हो चुके हैं। मतलब इनको मेरे हिसाब से 2-3-4 महीने पहले जो है वो रेट कट करने शुरू कर देने चाहिए थे। बट अभी क्या है कि इन्होंने नहीं करे हैं, तो वो सारी चीजें अब इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होने की शुरू हो चुकी हैं। थोड़ा धीरे धीरे स्लो डाउन की तरफ ये जाना शुरू हो चुके हैं। बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल के लिए ठीक है, जो भी है अच्छी बात है कि जाग चुके हैं। उसके बाद हमारी थर्ड जो न्यूज है वो बेसिकली आ रही है हमारे जिम रोजर्स की तरफ से। तो जिम रोजर्स की हमने पहले भी बात करी थी एक वीडियो में। उस दिन मैंने आपको क्या न्यूज दिखाई थी कि ये बोल रहे थे कि जो अगला क्रैश आएगा वो दुनिया का सबसे खतरनाक क्रैश होगा, हिस्ट्री का सबसे खतरनाक क्रैश होगा और लोग तबाह हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन अब देखो इन्होंने क्या बोला है। मतलब आज से 1-2 हफ्ते पहले इन्होंने बोला कि जो इंडियन स्टॉक्स में रैली चल रही है ना, मतलब मेरे को दुख है कि मैंने वो मिस कर दी है। ये देखो इन्होंने कहा है कि ये एम्बेरेस्ड है, मतलब इनको दुख हो रहा है कि मैंने इंडियन स्टॉक्स की जो रैली है वो मिस कर दी है। और साथ ही में इन्होंने नीचे ये भी कहा है, इस पूरी न्यूज को जब आप रीड करोगे तो इस न्यूज में इन्होंने ये भी कहा है कि अब अगर मार्केट नीचे आती है, मतलब इंडियन मार्केट नीचे आती है, तो मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, अभी आज की डेट में मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अभी मार्केट बहुत ऊपर चल रही है। अभी तो मार्केट जो है एक मूविंग बस की तरह है, मतलब अभी तो एक मार्केट चलती हुई बस है और चलती हुई बस में मैं नहीं चढ़ना चाहता हूं। जब भी मार्केट नीचे आएगी तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये इनका बयान आया है अभी के लिए। सो ये मेरे साथ सिर्फ इनकी सोच नहीं है, हमारे देश में जो भी मेजोरिटी लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी फिलहाल सोच यही है। क्योंकि लोगों के पास माल तो पड़ा नहीं हुआ है, पोर्टफोलियो ज्यादातर लोगों ने अपने नीचे बेच दिए। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा माल बस लोग ले रहे हैं, थोड़ा डरते हैं फिर लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट होता है फिर निकल जाते हैं। कुछ ढीठ हम जैसे लोग ही हैं जो कि मतलब 2020 या उससे पहले के अपने माल लेकर बैठे हुए हैं। मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जो है 2018 के आसपास शुरू करी थी, मतलब जो पोर्टफोलियो बनाना शुरू करा था। और अगेन वही बात है कि कोई इसमें मतलब दिखावे वाली चीज नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 2020 तक मैंने फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया होगा। मतलब 2019 में मैंने कुछ स्टॉक्स में अपना प्रॉफिट बुक करा, थोड़ा 20 में भी बुक करा। लेकिन जब से कोविड क्रैश आया है ना, तब से लेकर अभी तक मैंने अपने स्टॉक्स को इतना कम बेचा है, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब मेरा दिल ही नहीं करता है बेचने का। मेरा होता है कि भाई गिर रहा है और लेना है, गिर रहा है और लेना है। ठीक है, थोड़ा चल जाता है, थोड़ा बहुत मैं बीच में से पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, लेकिन कभी भी ऐसा मैंने नहीं कर रहा है कि हाँ सारा बेच दो, ठीक है बहुत चल चुका है अब सारा बेच दो।
क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरीके से हम मार्केट में चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारे चार्ट्स बने हुए हैं ना, ये तरीका सबसे गलत है कि आपने पूरे का पूरा अपना पोर्टफोलियो बेच दिया या फिर सारे का सारा स्टॉक एग्जिट कर दिया। क्योंकि हर बंदा ये सोच रहा है कि नीचे गिरेगा तो मैं लूंगा। अब ये देखो, अगेन ऐसा तो है नहीं कि चलो हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल बेवकूफ इंसान है, थोड़ी तो समझ इनको शायद होगी, इतने बड़े लेवल पे काम करते हैं, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो मैं लूंगा। अभी मेरे को नहीं लेना है भाई, अभी क्यों नहीं लेना है? अगर इतना ही अच्छा लगता है हमारा देश, इतना ही मतलब अच्छे हैं हमारे स्टॉक्स, तो अभी ले लो। नीचे गिरेगी तो और ले लेना, लेकिन अभी नहीं लेना है। सबको दिक्कत यही है कि भाई अभी नहीं लेना है। और ये चीज 25,000 से नहीं चल रही है, ये चीज इंटरेस्टिंगली 16-17,000 से चल रही है। मतलब 16,000 पे जब था तब भी लोग यही बोलते थे कि अभी नहीं लेना है, गिरेगा तो लेना है। 20,000 पे भी यही लोग बोलते थे कि अभी नहीं लेना है। अब 25 आ चुका है, अभी भी यही बोलते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक लोग ये बोलते रहेंगे कि अभी नहीं लेना है, गिरेगा तो लेना है, तब तक नहीं गिरेगा। ये सिंपल सी साइकोलॉजी है। जिस दिन लोग ये बोलना शुरू कर देंगे कि भाई आज ही लेना है, या फिर यहां से 1% भी गिरेगा ना तो मेरे को लेना है, उस दिन एक्चुअली गिरना शुरू हो। लेकिन अभी तो ये नहीं अभी तो नहीं लोग सोच रहे हैं। तो जब तक लोग नहीं ये सोच रहे हैं तब तक चलने दो इसको, क्योंकि तब तक ये गिरने नहीं वाला है। सिंपल सी बात। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला हो। लाइक जरूर से करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरे से कोई बात करना चाहते हो, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हर अपडेट मैं आपको देता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।